दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कटा हुआ हाथ। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अजीत नगर में प्रतिदिन एक लाश मिलने लगी थी। यह तो रामदीन की लाश है। देखो शैतान, इसका भी एक एक बूंद खून चूस गया। एक दिन लोगों ने उस खून पीने वाले हत्यारे को पकड़ लिया। महामंत्री का बेटा तिलक और हत्यारा, मार डालो, फांसी दे दो। और फिर राजा अजीत पाल ने उसको मौत की सजा सुनाई। हम इस हत्यारे को काली मौत की सजा देते हैं, इसे दीवार में चिन दिया जाए। नहीं नहीं, मैं तुझे मार दूंगा राजा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तिलक को काली मौत की सजा दी जा रही थी तभी, ओह राजगुरु, यह कटा हुआ हाथ मेरी गर्दन से अलग करो। किसी तरह सैनिक ने उस हाथ को राजा की गर्दन से अलग करके काली मौत में दफन करना चाहा तो सर, अरे वह कटा हुआ हाथ तो आकाश में उड़ गया। तिलक को दीवार में चिनकर काली मौत की सजा दे दी गई। उधर अजीत नगर से कई कोस दूर एक खंडहर के विशाल कक्ष में जाकर वह हाथ गिरा तो नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार नहीं हो सकती। और फिर तांत्रिक कपाली आगे आग की तरफ जलने लगा, आग की तरह जलने लगा। प्रतिशोध, हा हा हा। अब मुझे 10 वर्षों तक तपस्या करनी होगी, फिर मुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी आप काली मौत कॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ें। और फिर देखते देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका अब जवान हो चुके थे। अजीत नगर के लोग महामंत्री के शैतान बेटे तिलक राज को बिल्कुल भूलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उधर महल के किसी कोने में जीवन अस्त व्यस्त था। उफ, यह क्या! यह कक्ष था राजकुमार अजय का, जो सोते सोते एकाएक उठ बैठा था। और यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य के साथ फटी की फटी रह गई थी। हे भगवान, यह तो पलंग हिल रहा है। ओह, पलंग छत की ओर जा रहा है। उफ, यह सब क्यों हो रहा है? यह देख राजकुमार चीख पड़ा, कोई है, अरे कोई है। एकाएक पलंग बेहद तीव्र गति के साथ वापस पलटा और फर्श के साथ टकराया। धड़ाम! ओह! पलंग से फर्श पर गिरते ही अजय ने एक कटे हुए हाथ को खिड़की की ओर जाते देखा तो नहीं, आई बचाओ बचाओ। ठीक इसी पल एक साथ कई सैनिक सैन कक्ष में दाखिल हुए और राजकुमार की स्थिति देखकर मूर्ति बने खड़े रह गए हैं। राजकुमार की चीख सुनकर राजा, रानी और राजकुमारी कनिका भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अजय, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? भैया तुम चीखे क्यों थे? पिताजी, एक कटा हुआ हाथ अभी यहाँ पर। कटा हुआ हाथ? क्या कह रहे हो? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा है? कुछ ही देर में राजवैद्य भी वहां पहुंचकर राजकुमार की चिकित्सा में लग चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं महाराज, केवल मस्तिष्क पर हल्की सी चोट लगी है। और फिर इस रहस्यमय घटना के कारण कोई भी सो नहीं सका। लेकिन अगली रात उस महल से भी अधिक भयानक लेकिन अगली रात उस पहली रात से भी अधिक भयानक थी। आधी रात के समय एक राजकुमारी कनिका की नींद टूट गई। खटाक! अरे यह आवाज़ कैसी थी? और फिर जैसे ही राजकुमारी कनिका की निगाहें छत की ओर उठी, उसके कंठ से एक भयानक चीख निकल गई। आई! अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि तभी वह हाथ उस पर झपटा और उसकी गर्दन से चिपक गया। भय की मारी राजकुमारी कनिका पूर्ण चीख पड़ी, आ बचाओ, हा हा हा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। माँ, पिताजी, भैया, बचाओ बचाओ, राजकुमारी के प्राण संकट में हैं, जल्दी करो, बचाओ। अरे द्वार तो भीतर से बंद है, तोड़ दो द्वार, तोड़ दो। कुछ ही देर में सैनिक द्वार तोड़कर भीतर घुस गए। अरे राजकुमारी जी तो बेहोश पड़ी हैं, और यह तो कोई दूसरा भी नजर नहीं आ रहा। तभी राजा अजित पाल, रानी व राजकुमार अजय दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। क्या हुआ हमारी बेटी को? मेरी बेटी? अरे यह तो बेहोश पड़ी है। एक सैनिक ने राजकुमारी की चीख के विषय में उन्हें बताया। राजवैद्य आने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। राजवैद्य ने आते ही राजकुमारी कनिका की जांच की,
फिर गंभीर स्वर में बोले, किसी ने राजकुमारी कनिका का गला घोंटकर मारने की चेष्टा की है महाराज। क्या? जी महाराज, ये देखिए, राजकुमारी की गर्दन पर किसी के हाथ के नाखून के निशान हैं। फिर राजकुमारी कनिका ने होश में आने पर जो कुछ बताया उसे सुनकर राजा अजितपाल के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पिताजी, वह कटा हुआ हाथ हमें मार डालना चाहता था। वह हमें मार डालेगा पिताजी। माँ, हिम्मत से काम लो बेटी। तुमने तुमने कोई सपना देखा होगा, बुरा सपना। नहीं, वह सपना नहीं था माँ, वह हकीकत थी। वह सचमुच कटा हुआ हाथ था, उसमें से खून भी टपक रहा था। और राजकुमारी फूट फूट कर रोती चली गई। अगली सुबह राजा अजितपाल राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। वह लौट आया है राजगुरु। कौन कौन लौट आया है राजन? और यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है राजकुमार और राजकुमारी पर किसी ने प्राणघातक हमला किया है। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं राजगुरु की तिलक का कटा हुआ हाथ फिर लौट आया है। किसी ने राजकुमार और राजकुमारी पर हमला किया है। उसने राजकुमारी को जान से मार डालने की धमकी दी है। तुम फिक्र मत करो राजन, मैं इस समस्या से निपटने का कोई ना कोई हल अवश्य ही ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या बात समझ नहीं आई? राजगुरु, इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात एकाएक वह कटा हुआ हाथ कैसे लौट आया? मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं कल तुमसे भेंट करूंगा राजन, लेकिन तब तक सावधान रहना। इसके बाद महाराज वापस महल में लौट आए। उस रात महल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा था। महाराज वो रानी रूप स्वरूप अपने शयन कक्ष में ना चाहते हुए भी नींद के आगोश में चले गए थे। तभी दरवाजे के झिरी में से धुएं की एक पतली लकीर भीतर दाखिल होने लगी। धुएं की वह पतली लकीर शीघ्र ही एक पारदर्शी इंसान साये में परिवर्तित हो गई, जिसके ओठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह शैतानी साया धीरे धीरे लगभग हवा में तैरता हुआ रानी के बिस्तर तक जा पहुंचा और अगले ही पल उसके ओठ रानी की गर्दन पर चिपक गए। चपर चपर। गर्दन पर चुभन का एहसास होते ही एकाएक रानी ने अपनी आंखें खोल दी। उफ! और उस सफेद साये को देखते ही रानी ने चीख पड़ना चाहा, लेकिन रानी स्वरूप के लाख कोशिश करने पर भी उसकी आवाज गले से बाहर ना निकल सकी। कुछ ही देर में रानी की गर्दन एक और को लुढ़क चुकी थी। हिस हिस। वह साया अपनी प्यास बुझाकर धुएं में विलीन हो गया, जबकि महाराज गहरी नींद में सोते ही रह गए। फिर अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। रानी रूप स्वरूप की भयानक मृत्यु के विषय में जिसने सुना वह वही ठगा सा खड़ा रह गया। रानी जी का स्वर्गवास। उफ! सुनो, कोई दुष्ट आत्मा उनका रक्त पी गया। उफ! लगता है इस महल पर किसी बुरी आत्मा ने डेरा डाल दिया है। राजकुमार अजय, राजकुमारी कनिका तो माँ के शव पर पाछे खाकर गिर रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। ओह माँ, यह क्या हो गया माँ? उफ माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? ओह, उस शैतान ने रानी को मार डाला और मैं गहरी नींद में सोता रह गया। तो देखिए पिताजी, माँ की गर्दन पर भी उस काटे हुए हाथ के निशान हैं। पिताजी, 8-10 वर्ष पहले तिलक का कटा हुआ हाथ आकाश में उड़ गया था। कहीं यह वही हाथ तो नहीं है? हाँ बेटे, यह वही हाथ है। शायद वह हमसे प्रतिशोध ले रहा है। पिताजी, फिर इस कटे हुए हाथ का नाश कैसे किया जा सकेगा? इस संकट से केवल राजगुरु ही बचा सकते हैं। और कुछ ही देर में राजगुरु भी वहां आ पहुंचे। मुझे रानी जी की इस आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ है राजन, लेकिन अब वह कटा हाथ मनमानी नहीं कर सकेगा। यह पवित्र मालाएं अपने गले में पहन लो और इन्हें कभी शरीर से अलग मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव। तीनों ने उन मालाओं को तुरंत गले में पहन लिया। लेकिन क्या यह माला ही इस भयंकर समस्या का हल है? क्या इस तरह हम आजीवन उस भयंकर खतरे से मुक्त रह सकेंगे? जब तक यह मालाएं तुम्हारे गले में पड़ी रहेगी, वह शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। बस अभी मुझे यही कहना है। महल से कई कोस दूर तांत्रिक कपाली
जय महाकाल। हे महादेव, तुम्हारे आदेश के अनुसार मैंने 10 वर्ष तक कठोर तपस्या की है और तिलक की आत्मा को शक्तिशाली बनाया है, लेकिन महाकाल, मैंने उसे अपना शिष्य चुना था और सोचा था कि मेरे बाद आपकी सेवा का भार मेरा शिष्य ही संभालेगा, लेकिन मेरी मनोकामना अभी भी अधूरी है महाकाल। मेरी सांसें केवल इसीलिए अटकी हुई है कि मैं उसे अभी तक विधिवत रूप से अपना शिष्य बनाकर गद्दी नहीं सौंप सका। मुझे रास्ता दिखाओ हे देव, अन्यथा मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कष्टपूर्ण स्थिति से में भटकती रहेगी। वस्त कपाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तिलक को अपना शिष्य बनाने से पूर्व तुम्हें उसका शरीर प्राप्त करना होगा ताकि तिलक की आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। तत्पश्चात वह उसका पुनर्जीवन होगा और वह पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली व भयानक बन जाएगा। लेकिन तिलक का शव तो महल के तहखाने की दीवारों में दफन है, तो उन दीवारों को तोड़ डालो। शव का मिलना बेहद आवश्यक है, अन्यथा तिलक को अपना शिष्य बनाने का विचार त्याग दो। क्या इस काम में मैं किसी की मदद ले सकता हूँ? बिना किसी की मदद के तुम यह कार्य करना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा भी वही हाल किया जा सकता है जो 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे तिलक का हुआ था। धन्यवाद महाकाल, अब मैं तुम्हें अंतिम बार तभी याद करूंगा जब तिलक का शरीर प्राप्त कर लूंगा। उसके इतना कहते ही महाकाल ने बोलना बंद कर दिया। यह देख तांत्रिक कपाली की सुर्ख आंखें में बाल की सी चमक उभर आई और वह किसी खूनी भेड़िए के समान गुर्रा उठा। तुम फिक्र मत करना तिलक, मैं शीघ्र ही तुम्हें नया जन्म दूंगा, शीघ्र ही। इसके बाद वह अपना आसन छोड़कर उठा और एक तरफ चल पड़ा। इस काम में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है और यह भी अच्छा है कि वह यही है मेरे पास। उधर राजकुमारी कनिका और राजकुमार अजय, यह तुम क्या कह रही हो कन्नू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच कह रही हूँ भैया। अपने कक्ष की खिड़कियों से मैंने अपनी आंखों से एक नकाबपोश को उस तहखाने की ओर जाते देखा है जिसमें 10 वर्ष पूर्व उस दरिंदे तिलक को काली मौत दी गई थी। कौन हो सकता है वह, और इस समय वह तहखाने में क्यों जाने लगा? कहीं इन सब रहस्यमय घटनाओं से उस नकाबपोश का संबंध तो नहीं? हमें तुरंत मालूम करना होगा कि वह कौन है और तहखाने से उसका क्या संबंध है। तुम आओ मेरे साथ, और अगर उसका संबंध तहखाने से है तो मेरी माँ की मृत्यु से भी है, और अपनी माँ के हत्यारे को मैं स्वयं अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। लेकिन भैया, पहले सैनिकों को बुलाना ठीक रहेगा। नहीं कन्नू, इस प्रकार पूरे महल में तहलका इस नहीं करूँ इस प्रकार पूरे महल में हलचल मच जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इसका लाभ उठाकर वो नकाबपोश हमारी निगाहों से गायब हो जाए। ठीक है, चलो फिर, हमें घबराने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास राजगुरु की दी पवित्र माला है। ठीक है, चलो। दोनों धड़कते हुए तीरों के साथ तहखाने की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे, तहखाने का ताला खुला पड़ा है। इसका मतलब कि उस नकाबपोश के पास इस ताले की चाबी थी। दोनों पंजे दोनों पंजों के बल चलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तभी अचानक दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। वह काली मौत को खोदने का प्रयास कर रहा है। शायद इसी चार दीवारी में तिलक को दफना दिया गया था। यह देख उत्तेजित राजकुमार अजय तुरंत गरज उठा, ठहरो, कौन हो तुम? किसी की उपस्थिति का एहसास होते ही वो नकाबपोश पलटा और अगले क्षण ही उसने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। ओह भैया, बचो! नकाबपोश ने बेहद तेजी के साथ कुदाल का वार राजकुमार अजय पर किया। अजय भी उतनी ही फुर्ती के साथ समय को झुकाई देकर बच गया। साईं, ओह ओह भैया! नकाबपोश तहखाने के दरवाजे की ओर लपका। तुम बचकर नहीं भाग सकते दुष्ट! अजय वहीं से छलांग लगाकर नकाबपोश के पांव में बेड़ियां बनकर लिपट गया। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा हत्यारे!
यह देखते ही नकापोश ने दूसरे पांव की ठोकर अजय के सिर पर जड़ दी। ओह! इस कोशिश से पकड़ ढीली होते ही नकापोश सीढ़ियों की तरफ लपका। राजकुमार अजय उसके पीछे पीछे तहखाने से बाहर आया, लेकिन अरे कहाँ गया? तभी पहरे पर तैनात कुछ सैनिकों वहां आ पहुंचे और राजकुमार अजय को इस अवस्था में देखकर वे चकित हो पूछने लगे, राजकुमार जी, आप इस वक्त यहाँ? यह समय इन बातों का नहीं है मूर्खों। उसे पकड़ो, पूरे महल के सैनिकों और पहरेदारों को सावधान कर दो। एक नकापोश जिसके हाथ में कुदाल है बचकर ना निकलने पाए। जाओ, जल्दी करो। ओह! उधर तहखाने में राजकुमारी कनिका सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। फर्श से टकराने के पश्चात मानो उसका मस्तिष्क ही जड़ होकर रह गया। ओह! ठीक उसी पल एक कटा हुआ हाथ उसके निकट पहुंच चुका था। हिस! ओह! उसी क्षण राजकुमारी कनिका ने आंखें खोल दी और अपने सामने कटे हुए हाथ को देखते ही उसकी चीख निकल गई। आई ही। और तभी वह कटा हुआ हाथ धुएं के साथ एक सफेद साए में परिवर्तित हो गया। नहीं। अचानक साए ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी पकड़ में लेना चाहा, लेकिन उसके राजकुमारी कनिष्ठ के शरीर को स्पर्श करते ही एक विद्युत सी क्रोधी कड़। दूसरे ही पल वह साया वहां से गायब हो गया और तभी बदहवास राजकुमार अजय ने वहां प्रवेश किया। क्या हुआ कन्नू? मैं आ रहा हूं कन्नू। भैया! अजय के निकट पहुंचते ही कनिका ने उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, वे फिर आया था। भैया, वे मुझे मार डालना चाहता था। हिम्मत से काम लो मेरी बहन। भैया, अगर आज राजगुरु की दी हुई यह पवित्र माला मेरी गर्दन में ना होती तो शायद वह मुझे मार डालने में कामयाब हो जाता। ओह! दोनों तुरंत तहखाने से बाहर निकल आए। तभी कुछ सैनिकों ने आकर सूचना दी, क्षमा करें राजकुमार जी, सैनिकों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कोई साया हमें दिखाई नहीं पड़ा। इस दौरान ना कोई महल से निकला और ना ही भीतर आया। यह कैसे हो सकता है? कुछ सोचकर राजकुमार अजय ने आदेश दिया, अच्छा ठीक है, तुम इस तहखाने के द्वार पर सख्त पहरा दो। ध्यान रहे कोई परिंदा भी तुम्हारी निगाहों से बचकर भीतर घुसना नहीं चाहिए। जो आ गया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, कटा हुआ हाथ का, और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।